नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग? बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th गाला पेपर सॉल्यूशन पेपर 3 का सेक्शन सी और डी इस वीडियो में कवर कर लेंगे। पेपर 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। पेपर 3 में ए और बी अपलोड हो चुका है। एक ही वीडियो में आपको दोनों सेक्शंस हैं और सिमिलरली आज की वीडियो में हम लोग सेक्शन सी और डी जो है वो कवर कर लेंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोगों से। जैसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पर, स्टेट द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? स्टेट द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ एनी टू रिएक्शंस। ठीक है, विद इक्वेशन। मैंने आपको तीनों दे दिए हैं, इन्होंने कोई भी दो पूछे हैं। मैंने तीनों इसलिए दिए कि आपको जो ठीक लगे आप वो तो आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली डिकम्पोजिशन के तीन टाइप के रिएक्शंस हमारे पास, थर्मल रिएक्शन, फोटोलाइटिक रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। फोटोलाइटिक फोटोलाइसिस एक ही बात है। ठीक है, तो चलो इसको अपन एग्जाम्पल के तौर पे डिटेल में हर एक को देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? थर्मल का मतलब क्या होता है? थर्मल का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड को हीट देकर अगर हम उसको तोड़ेंगे तो उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल का मतलब ही होता है हीट। सो यहाँ पे इट्स एन हीट। ओके, तो क्या है यहाँ पर? दैट द डिकम्पोजिशन इन विच when a substance is heated and breaks into two or more products, that is called the thermal decomposition. एग्जाम्पल है कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, उसको हम हीट दे रहे हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिवाइड हो जा रहा है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, जो एग्जाम्पल समझ में आपने अगर उससे पहले कोई एग्जाम्पल रीड करके रखे हो, लाइक लाइट नाइट्रेट का भी एग्जाम्पल होता है, आपको वो देना था वो दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देन फोटोलाइटिक या फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है बेटा सनलाइट। ठीक है, फोटो, तू खींच मेरी फोटो, ये फोटो वाला नहीं है, ये फोटो वो है जहाँ पे सनलाइट आके कोई भी कंपाउंड को तोड़ देता है, तो फोटो मतलब सनलाइट। ठीक है, तो अ रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। ठीक है, जब लाइट के एक्सपोजर में आता है तो वो कंपाउंड टूट जाता है। इसका एक ही एग्जाम्पल बुक में भी दिया हुआ है, मैंने भी वही दिया है कि आप सिल्वर क्लोराइड आप ले लीजिए और जब आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको सिल्वर अलग मिल जाएगा और क्लोरीन गैस जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो ब्लैकिश कलर का कंपाउंड होता है और जब ये सिल्वर बन जाता है, ठीक है, तो आपको ग्रेइश या सिल्वर कलर आप उसके अंदर देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको कलर का डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, द लास्ट वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो भी हम कंपाउंड को तोड़ते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। एक चीज याद कर लेना, इसके अंदर वही कंपाउंड टूटता है जिसको हम हीट करेंगे और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि H2O है बेटा, अब H2O लिक्विड है ना, इसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो तो H2O ही रहेगा, सिर्फ गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, भाप बनेगी उसकी, तो वो हीट से टूट नहीं सकता है। सेम सनलाइट के अंदर भी आप रखते हो तो वो भी वेपराइज हो जाता है, तो वो भी नहीं टूट पाता है। तो इसको अगर तोड़ना तो कैसे तोड़ेंगे? तो हम इसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, सो a reactant breaks down into two or more products when electric current is passed through it। ठीक है, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो वाटर जो है वो ब्रेक करेंगे हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर। तो ये सिंपल सा प्यारा सा ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नमन saw his friend riding a cycle which was completely rusted at the edge of the pedal। ठीक है, नमन अपने दोस्त को देख रहा है साइकिल चला रहा है और उसका जो पैडल है ना, ठीक है, जहाँ पे वो पाँव रख के चलाते हैं, वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है, रस्ट हो चुका है। तो अपने फ्रेंड को एडवाइस दे रहा है कि उसको पहले तो वेल्डिंग करवा दे, वेल्ड करवा दे, उसके बाद टूट जाएगा, और उसके ऊपर ऑयल और पेंट का कोटिंग करवा दे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल इसमें अपने को आता है दैट व्हाई डू द आयरन रस्ट। पहली बात तो ये कि आयरन रस्ट होता ही क्यों है? तो बेसिकली आयरन रस्ट होता है, अब बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन द आयरन, ऑक्सीजन एंड द मॉइस्चर इन द एनवायरमेंट। ठीक है, इसके लिए आप देख सकते हो कि जब बारिश की सीजन होती है तभी आयरन जो है वो ज्यादा रस्ट दिखता है, बिकॉज उस टाइम पे हवा में मॉइस्चर कंटेंट होता है। आई बात समझ में? ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ आयरन रस्ट नहीं होता है, वाटर का कंटेंट भी जरूरी है। इसके लिए याद करना, आयरन, ऑक्सीजन और रस्टिंग के लिए मॉइस्चर भी जरूरी है, जिसकी वजह से आयरन ऑक्साइड मतलब कि रस्ट फॉर्म हो जाता है। अब इसको हमें अवॉइड करना है तो आप उसके अंदर पेंट, ऑयल, ठीक है, ऐसे आप यूज कर सकते हो, या तो फिर कोई भी अलॉय आप यूज कर लो उन चीजों के अंदर
मतलब प्योर आयरन मत यूज कर लो, कोई भी अलॉय यूज कर लो, स्टेनलेस स्टील हो गया, जिससे रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। वॉट वैल्यू ऑफ नमन इज सीन इन द अबव एक्ट, तो नमन का क्या मॉरल वैल्यूज में अपने को देखने को मिल रहा है, तो वो कंसर्न है, ठीक है। नमन शोज कंसर्न एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स बिलोंगिंग, बिलोंगिंग मतलब कि उसकी जो चीजें हैं, ठीक है, और वो एक तरीके का केयरिंग नेचर बता रहा है। ओके, तो दिस डेमोन्स्ट्रेटिंग द वैल्यू ऑफ केयरिंग एंड द हेल्पफुलनेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विथ फिगर। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर हम एक इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और यहाँ मेटल इन्होंने साफ साथ दिया हुआ है, कॉपर का ही हमें यूज करना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर जो इम्प्योर कॉपर होता है ना बेटा, उसको हम लोग एनोड पे रख देते हैं, और जो प्योर कॉपर होता है उसकी पतली सी एक स्ट्रिप ले लेते हैं प्योर कॉपर की, और उसको हम लोग कैथोड की तरफ अटैच कर लेते हैं। और एक बीकर होता है, आप फिगर देख पाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है, ये बीकर होता है, और उस बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन डालना होता है। ये वो सॉल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको कंडक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं कॉपर सल्फेट, जो एज एन इलेक्ट्रोलाइट हम उसको यूज करेंगे। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, अब इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ना, तो जो इम्प्योर कॉपर है एनोड की तरफ, वो धीरे 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 डिसॉल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। और जितना अमाउंट इम्प्योर कॉपर पानी में गया, पानी में से, पानी मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब क्या है, वो कॉपर सल्फेट, तो उसमें से उतना ही कॉपर सल्फेट में से उतना ही कॉपर जो है वो इंसर्ट होगा, कहाँ पे इंसर्ट होता जाएगा, कैथोड की तरफ। और इस दौरान जो भी इम्प्योरिटीज एनोड की तरफ आती है, अगर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है तो वो तो पानी में डिजोल्व हो जाएंगी, और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे की तरफ वेसल में बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगी, उसको हम लोग कहते हैं एनोड मड। मड मतलब कचरा कहाँ से आया, एनोड से आया। ये जो रिएक्शन है वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके मार्क्स मिलते हैं, और इसी पे ही मार्क्स आपके पूरा स्टेटमेंट का या प्रेजेंटेशन आपका मैटर करता है। तो कैथोड पे क्या है, सी यू का, सी यू है, और लिखना चाहो तो यहाँ पे ये चीज़ लिख देना, दैट कैथोड पे एनोड पे है ये इम्प्योर कॉपर, ठीक है, और कैथोड पे क्या हो जाएगा, प्योर कॉपर, ठीक है। तो ये इम्प्योर से प्योर, तो क्या हो गया ना कि ये जो एनोड पे, ये जो एनोड पे इम्प्योर कॉपर है, ये धीरे धीरे सॉल्यूशन में जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन में Cu+2 फॉर्म में आया। अब सॉल्यूशन में CuSO4 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा Cu+ और SO4 2- के अंदर। ये जो CuSO4 में से Cu निकला ना, एक्चुअली ये Cu जो है वो प्योर कॉपर पे मतलब कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, और ये जो इम्प्योर कॉपर का जो Cu आया ना, वो इसके साथ SO4 के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसके लिए आपको ऊपर मैंने लिखाया है, क्या लिखवाया है मैंने, दैट एन इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर कॉपर फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जितना समझो कि 10 Cu+2 एनोड में से गिर रहा है, तो सॉल्यूशन में से 10 Cu+2 कैथोड की तरफ जाएंगे, सॉल्यूशन में से जाएंगे, ठीक है, और ये एनोड जो है वो सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाएगा। अब इसमें जो भी गंदगी है, इम्प्योरिटी है, ठीक है, उसको हम लोग नीचे की तरफ यूँ बता देते हैं, विच इज द एनोड मड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय ट्रोपिज्म, एक्सप्लेन विथ 2 एग्जांपल्स। ओके, ना ट्रोपिज्म क्या होता है, देखो अब ट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रोपिज्म इज अ मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में क्या स्टिमुलस है, स्टिमुलस मतलब क्या हरकतें हो रही हैं सराउंडिंग में, उस बेसिस पर जो प्लांट है वो मूवमेंट दिखाता है अपना। हालांकि इनका जो मूवमेंट होता है वो इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होता, बिकॉज दे आर द लाइक इमोबाइल सब्सटेंसेस, ठीक है, वो प्लांट कभी चल नहीं सकते। हमारा मूवमेंट बहुत जल्दी से नोटिसेबल होता है, उनका नहीं होता है। तो वेल एनवायरनमेंट में जो भी घटनाएं घटती है उसके बेसिस पे प्लांट जो मूवमेंट दिखाते हैं, उस मूवमेंट को अपन बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। इसका प्यारा सा सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, तो जैसे आप देखो कि सनलाइट, हमें पता है कि सनफ्लावर जो है वो सन जैसे जैसे घूमता है, वो सनफ्लावर की मुंडी वैसे वैसे घूमती है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल आप इसको याद कर सकते हो, दैट द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, ओके, दैट इज कॉल्ड द ट्रोपिज्म। ओके, अब यहाँ पे इस मोमेंट में ज़्यादातर आपको रूट और शूट का सिस्टम देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, द मोमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, ठीक है, अब लाइट के रिस्पॉन्स में दे ग्रो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइट।
अब जैसे रूट है, ठीक है, रूट लाइट के अगेंस्ट ग्रो करता है, जबकि शूट आई मीन स्टेम लाइट के अकॉर्डिंग ग्रो करेगा, ठीक है, जहाँ जहाँ लाइट जाएगी वैसे उसका जो प्लांट का स्टेम होता है वो ग्रो करता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो ट्रॉपिज्म इसके अंदर आ जाते हैं। सिमिलरली द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के हिसाब से भी होता है। ओके, जो रूट्स हैं वो ग्रेविटी वो नीचे की तरफ जाते हैं, मतलब कि वो ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और जो शूट है, ठीक है, मतलब कि जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि ग्रेविटी ऐसे खींच रही है, स्टेम यूं जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों, तो इसको अपन बोलेंगे नेगेटिव ट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा स्टेटमेंट ऐड कर लेती हूँ। रिस्पॉन्स टू द लाइट, दे विल ग्रो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। ओके, अब यहाँ पे जो रूट्स हैं, ठीक है, अब ये रूट्स जो होंगे वो ग्रो करेंगे डाउनवर्ड्स, ठीक है, विच इज opposite to sunlight. Okay, so that this shows negative of photo sunlight है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, अब आगे का स्टेटमेंट आप खुद इसमें ऐड कर सकते हैं। द शूट विल ग्रो अपवर्ड्स, ओके, विच शोज द पॉजिटिव फोटोलाइसिस या पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्टेट इट्स टू एडवांटेजेस। देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो बेसिकली एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर है, जिसमें प्लांट में से, ठीक है, प्लांट के कोई भी प्लांट का पार्ट ले लो, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर है रूट स्टेम, ठीक है, फॉर एग्जांपल रूट स्टेम और लीफ, ये जो है वो एक लाइक स्टेम नया फ्लावर दे देगा, नया प्लांट दे देगा, रूट नया प्लांट दे देगा, ठीक है, लीफ नया प्लांट दे देगा। तो अगर एक प्लांट के पार्ट्स दूसरा दूसरा ही एक नया प्लांट आपको ग्रो करके देते हैं खुद के बॉडी के पार्ट्स में से, उसको अपन बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके दो एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले ये है कि जो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स हैं ना, वो बहुत कम टाइम में ज़्यादा प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। जो सीडलेस प्लांट हैं जिनमें सीड्स नहीं है, उनको ग्रो करना बहुत ईजी हो जाता है। प्लस ये थोड़ा चीपर होता है, ईजियर होता है और बहुत रैपिड होता है, ठीक है, क्योंकि आप सीड्स को जब मिट्टी में डालते हैं वो जर्मिनेशन प्रोसेस में जाएगा, इट टेक्स टाइम, ये बहुत जल्दी से हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं लेमन, तो लेमन के ट्री को ग्रो होने में बेटा 5 साल लगते हैं। मतलब लेमन का जो ट्री है ना, उसको सिर्फ ऐसे अच्छे से ग्रो होने में 5 साल लगते हैं, फिर लेमन देना इट टेक्स अनदर टाइम। तो मतलब 5-6 साल समझ के चलो, तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लांट का जो लेमन का ट्री होता है ना, उसका स्टेम ले लेते हैं और उसके स्टेम को मिट्टी में गाड़ के नया प्लांट जो है वो फटाफट से ग्रो कर लेते हैं, तो इसके लिए लेमन का प्रोडक्शन जल्दी हो जाता है। ऐसे रोज का होता है। तो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स, मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको बस इतना समझा रही हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो है वो टाइम सेव कर सकते हैं, चीपर वे में जा सकते हैं और बहुत जल्दी प्रोडक्शन को हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन बर्डिंग इन शॉर्ट। ठीक है, बर्डिंग क्या होता है, देखो अगेन ये भी एक एसेक्सुअल प्रोसेस ही होता है रिप्रोडक्शन का। अब बर्डिंग में होता क्या है, बर्डिंग में एक्चुअली एक छोटा सा, ठीक है, बर्ड मतलब प्रोजेक्शन ऑफ द ग्रोथ, जहाँ पे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो एक जगह थोड़ी मोटी हो जाती है उस प्लांट की, तो उसको अपन बर्ड बोलते हैं, BUD बर्ड, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर साइट पे ग्रो होता है। सो दिस आउटग्रोथ इज द न्यू ऑर्गेनिज्म दैट रिमेन्स अटैच्ड टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो अपने पेरेंट के साथ चिपका हुआ होता है। जब ये न्यू ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है ना, तो वो अपने पेरेंट से दूर हो जाता है और फिर ओके एक मतलब कि वो जो टिश्यू, फिर वो एक नया प्लांट के तौर पे खुद ही या नए एनिमल के तौर पे खुद ही ग्रो हो जाता है। दस अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैंने आपको हाइड्रा दिया हुआ है, अब देखिए ये हाइड्रा का एक पोर्शन धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, ये बन रहा है नया हाइड्रा। ठीक है, अब जैसे ही ये हाइड्रा मैच्योर हो गया, देखो अपने पेरेंट से वो जुदा हो गया। सेम यीस्ट, यीस्ट में, ठीक है, ये एक यीस्ट सेल है, अब ये धीरे धीरे देखो इसका बॉडी का पार्ट टूट रहा है, ठीक है, ग्रो हो रहा है अलग अलग, और इसमें से देखो इस तरीके से 4 हिस्से बन गए। तो ऐसे बर्ड्स की पूरी चेन चलती है। ओके, तो यीस्ट एंड हाइड्रा आर द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस थ्रू द बर्डिंग। इन हाइड्रा अ बर्ड डेवलप्स ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी के किसी भी एक साइड पे सेल्स जब रिपीट होते 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 एक पूरा सेल्स का गुच्छा आ जाता है वहां पे, और ये नए हाइड्रा में ग्रो हो जाता है विद माउथ एंड टेंटिकल्स, और फिर उसके बाद वो अपने पेरेंट से डिटैच हो जाता है। ठीक है,
एक फिगर हाइड्रा का आई विल सजेस्ट कि 3 मार्क का क्वेश्चन है तो ड्रॉ करके आइएगा। अगर बिल्कुल लिख देते हैं डायग्राम इज नॉट नेसेसरी फिर तो मत ही कीजिएगा, बट अगर कुछ से लिखा नहीं है तो आई प्रिफर कि आप करके आएगा, ये एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन देगा आपके आंसर को। और इतना प्यारा सा छोटा सा फिगर है ना, इट टेक्स ओनली लाइक 1.5 मिनट, ज़्यादा 1 मिनट में ही फिगर ड्रॉ हो जाएगा, ज़्यादा आपको टाइम लगेगा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ a neat ray diagram and describe the size and position of the images by the concave mirror। ठीक है, कॉनकेव मिरर के साइज और पोजीशन बताना है। सबसे पहले क्या है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो बेटा जी, जब भी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे ना तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। ओके, तो अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में से बता दूं तो ये हुआ अपना प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, समझो ये सी है, ये एफ है और ये पी है। ठीक है, और ये सी पे मैंने रखा है ऑब्जेक्ट। सबसे पहली रे आप खींचोगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो पास होगी फोकल से। ठीक है, और दूसरा आप फिर खींचना फोकस से जो पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों मीट करेंगे और आपको क्या मिलेगा, इमेज मिल जाएगा। ठीक है, ये इमेजेस कैसे बनाना है ना बेटा, मैंने एक बहुत प्यारा सा वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे मेजरमेंट्स के साथ बिल्कुल एक्यूरेसी से आप कैसे रे डायग्राम बना सकते हो ना, आपको जरूर देखिएगा। मैं उसका लिंक कम्युनिटी में डाल दूंगी, तो आप उसमें जरूर देखिएगा एंड द टेलीग्राम चैनल पे, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो एक बार इट लाइक आपको 1 घंटा सिर्फ निकालना है और लेंस और मिरर दोनों के दोनों कंप्लीट हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, तो अभी यहाँ पे पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज ऑफ द इमेज क्या है, सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड, नीचे बना है। दूसरा आपसे पूछ रहा है अबाउट द प्रिंसिपल फोकस, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं हम लोग अपन प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है, तो देखो ये रहा, तो अगेन इस तरीके से है पोल। ठीक है, ये एफ आया, ये सी आया, तो यहाँ पे रखेंगे। तो एक तो हम लाइन बनाएंगे, जो रे बनाएंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से पास हो रही है। ठीक है, ये एक हो गई। दूसरी जो है वो सी से बना लेते हैं, तो सी से इस तरीके से जाएगी, है ना। अब ये दोनों मीट करेंगी नहीं है, बहुत जाके दूर मीट करेंगी, तो इसके लिए पोजीशन क्या है इमेज का, इन्फिनिटी। कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड, और कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए, तो ए क्लियर हो गया। अब बी की बात कर लेते हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ एन इमेज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द 2f ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस पे कहाँ पे, 2f मतलब कि सेंटर। ठीक है, जो भी किया वैसा ही है। तो 2f1 पे हमने ये ऑब्जेक्ट रखा, ये वाला ऑब्जेक्ट रखा हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी हल्के से बता दे रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये हमने 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा, एक जाएगा। ठीक है, एक जाएगा बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एफ पे मीट करेगा। ठीक है, और दूसरा जाएगा सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से और वो मीट करेगा, और दोनों एक जगह पे मीट करेंगे बेसिकली। ठीक है, और ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे, तो ये आ गया अपना 2f2। तो ये इमेज कहाँ बनेगा, 2f2 पे इमेज बनेगा। ठीक है, तो सेम एज ऑब्जेक्ट एंड रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, अ पेपर इज बर्न ड्यू टू द यूज ऑफ अ लेंस बाय अ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट के थ्रू एक पेपर चलाया जा रहा है। स्टेट द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड बाय द स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट कौन सा यूज कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सो जस्ट अ सेकंड, स्टूडेंट यूज कर रहा है यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस। ओके, स्टेट द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस फिनोमिना। अब कहाँ बन रहा है इमेज, आपके सामने ही फोकस पे, तो एट प्रिंसिपल फोकस। ड्रॉ द रे डायग्राम इन दिस फिनोमिना, ये रहा आपका रे डायग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच 3 cells each of 2 volt and a resistance of 4 omega and a resistance of 8 omega and a resistance of 12 omega and a key are connected in a series। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट का ड्रॉ करना है जहाँ पे एक रेजिस्टेंस 4 ओमेगा R1, ठीक है, एक रेजिस्टेंस 8 ओमेगा और एक रेजिस्टेंस 12 ओमेगा। ओके, ये आपस में कनेक्टेड है थ्रू द, ओके, 3 cells। ठीक है, कितने सेल्स है, 3 सेल्स है यहाँ पर, तो 1 2 3। ओके,
3 सेल्स हुए 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट के, देखा जाए टोटल कितना हो गया बेटा 6 वोल्ट का कनेक्टेड हो गया, ठीक है। और साथ में एक की ज्वाइन कर दी है। ओके, अब कह रहा है टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट एंड एमीटर एंड द वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस आर connected between the two ends of the resistance of 12 ओमेगा। अब कह रहा है कि वोल्टमीटर और एमीटर भी ज्वाइन करो, बट कहाँ पे ज्वाइन करना है, कह रहा है कि 12 वोल्ट के रेजिस्टेंस के साथ। तो ये रहा 12 वोल्ट का रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैंने वोल्टमीटर ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे अब ये तो एमीटर तो सीरीज में जाता है, तो यहाँ पे अपन इसको एमीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, डन। ओके, नाउ ये कह रहा है आपसे दैट व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन यू सी। ओके, सो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि अच्छा इसमें पहले प्लस माइनस की साइन लगा दूं, ये प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। चलो, व्हाट वुड बी द ऑब्जर्वेशन एमीटर एंड वोल्टमीटर। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि वैल्यू बता दो कि एमीटर में कितना करंट आपको देखने को मिल रहा है और वोल्टमीटर में कितना देखने को मिलेगा। तो देखो, अब अगर बात करें तो तीनों सीरीज में है बेटा, तो सीरीज कनेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आर एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 ओमेगा, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि सीरीज कनेक्शन के अंदर, इन सीरीज कनेक्शन करंट इज सेम, करंट हर एक में सेम जाएगा, फिर वो R1 हो R2 या R3 हो। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, ठीक है, V इज डिफरेंट, V तीनों में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो एम्पियर में जो करंट दिखाएगा वो तो तीनों का सेम ही दिखाएगा। तो यहाँ पे अपने को वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट, RS मतलब कि रेजिस्टेंस है। तो एज पर द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। तो V6 I हमें निकालना है, R आ गया 24, तो 6/24 इज इक्वल्स टू I। 6 1 जा 6 4 जा I आ गया 1/4, दैट मीन्स 0.25 एम्पियर, ठीक है। सो 0.25 एम्पियर आ गया। तो अब कह रहा है कि वोल्टेज निकालो। अब वोल्ट के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस कितना लेना है, 12 लेना है, ठीक है। सो नाउ अगेन यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, करंट तो मैंने कहा सब में सेम ही है तो 0.25, ठीक है। और वोल्ट रेजिस्टेंस कितना लेना है 12। तो अगेन V इज इक्वल्स टू IR। ओके, V निकालना है तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, तो क्या हो जाएगा 0.25 इज 25/100 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, 25 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 50 एंड 25 300। ओके, तो वोल्ट कितना आ गया यहाँ पे 300 डिवाइड बाय कितना है 100, 0 0 कैंसिल, तो वोल्टेज कितना आ गया बेटा 3 वोल्ट। ये आया सिर्फ और सिर्फ 12 ओमेगा के लिए। डन, क्लियर, बस इतना ही था। चलिए अब करते हैं हम लोग डी सेक्शन। सो क्या कह रहा है डी सेक्शन के अंदर हमें पहला क्वेश्चन, नेम द केमिकल कंपाउंड commonly used by your mother in the kitchen for making the tasty pakoras. State its chemical formula और साथ ही साथ केमिकल इक्वेशन दिखाना है और उसके यूजेस भी बताने हैं, ठीक है, कर लेते हैं हम लोग। सो क्या है यहाँ पर दैट द सब्सटेंस इज, ठीक है, सब्सटेंस कौन सा है यहाँ पे, सब्सटेंस है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, it is prepared by the reaction of cold and concentrated solution of sodium chloride with ammonia and carbon dioxide, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ओके, अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें क्या मिल रहा है NHCO3 मिल रहा है और NH4Cl मिल रहा है।
ओके, तो बस ये रिएक्शन आ गया। यूजेस क्या है, तो ये तो देखो पहली पहली बात तो क्लियर हो गया कि ये हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ओके, एंड एन एसिडिक टार्ट्रिक एसिड वगैरह रहता है। उसके अलावा स्टमक में एसिडिटी होता है तो उसको हम यूज कर लेते हैं। एंड एरेटेड वाटर, जैसे सोडा वाटर नहीं आता, ठीक है, स्प्राइट वगैरह सोडा आती है, उसमें यूज किया जाता है। उसके अलावा इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीएच स्केल। पीएच स्केल पे शॉर्ट नोट लिखना है। देखो पीएच स्केल आपको ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो कितना ज्यादा एसिडिक है और कितना बेसिक है इन द एक्वेस सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पीएच सब्सटेंस जो होगा वो आपको ये बताएगा कि आपका सॉल्यूशन, लाइक देखो लेमन है, लेमन हुआ, विनेगर हो गया, ठीक है, ये सब है एसिडिक, बट कौन कितना ज्यादा एसिडिक इंटेंसिटी बताता है, दैट इज मेजर्ड बाय द पीएच। तो इसमें होता क्या है ना, ये एक्चुअली कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन आयन कितना अवेलेबल है वो मेजर करता है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड एसिडिक होगा। P in the pH, ठीक है, ध्यान देना, P in the pH stands for the potence in German, जो बताता है पावर, ठीक है। तो pH में मतलब कि हाइड्रोजन का पावर कितना है कंपाउंड के अंदर। द वैल्यू ऑफ द pH फ्रॉम 0 to 14 इतना होता है, जिसके अंदर लेस देन 7, मतलब 0 to 7 या लेस देन 7 में अगर हम देखते हैं तो सॉल्यूशन को हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्यूशन। अब जिसके अंदर विनेगर, टेमेरिंड, लेमन ये सब आ जाता है, कोई भी सिट्रिक फ्रूट ले लो। अबव द 7 इंडिकेट द बेसिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, अमोनिया ये सब आ जाएगा। और 7 न्यूट्रल होता है, दैट मीन्स की प्योर वाटर। प्योर वाटर जो होता है वो जनरली बारिश का पानी माना जाता है, डिस्टिल वाटर। इन जनरल, जनरल अगर हम बोलते हैं तो ध्यान देना, हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होगा उतना ही ज्यादा एसिडिटी होगा और उतना ही पीएच का वैल्यू कम होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस ज्यादा तो एसिडिटी ज्यादा, जितनी एसिडिटी ज्यादा उतना पीएच का वैल्यू कम दिखाएगा, ठीक है। लोअर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, अगर लोअर है कॉन्सेंट्रेशन तो इसका मतलब एसिडिटी नहीं है, मतलब बेसिसिटी है, और उतना ज्यादा आपको पीएच का वैल्यू हाई दिखाएगा, ओके। इसमें पीएच प्लस पीओएच का एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन सॉरी, ये एक फॉर्मूला है कि आप बता कर सकते हो कि किसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो एसिड प्लस बेस दोनों मिला के 14 होता है, और ये आपका फिगर है। आई विल रिकमेंड ये जरूर ड्रॉ करके आना, ठीक है। देखो जैसे जैसे पीएच की वैल्यू जो है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, धीरे 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 कम होता जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे ज्यादा है वो एसिडिक आ गया, जहाँ पे कम है वो बेसिक आ गया, और बीच क्या आया, न्यूट्रल। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फंक्शनल ग्रुप, स्टेट द फंक्शनल आयोनिक ग्रुप प्रेजेंट इन द सोप एंड डिटर्जेंट, और फिर उनका मैकेनिज्म भी बताना है सोप का। देखो सोप के अंदर ना कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है बेटा, कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है, दैट मीन्स कि COO माइनस Na प्लस, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCOO माइनस Na प्लस, जहाँ पे R एक हाइड्रोकार्बन की बहुत लंबी चेन होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट CH3 CH2 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 ऐसे करके लंबी चेन बनेगी, उसके बाद बनेगा COO Na, ऐसे करके पूरी चेन बनती है, ठीक है। तो ये जो CH3 CH2 CH2 लिखा ना मैंने, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन चेन। इसको तुम जितना लंबा बनाना चाहो तुम इसको लंबा बना सकते हो। सेम डिटर्जेंट के अंदर होता है सल्फोनेट ग्रुप SO3 माइनस Na प्लस, ठीक है। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस आगे R लगा दो, RSO3 माइनस Na प्लस, और R जो होता है वो भी इस तरीके से, तो यहाँ पे डिटर्जेंट में इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, SO3 Na आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स, जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक, और जो आयोनिक हेड होता है मतलब COO माइनस Na प्लस, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो फोबिक, फोबिक मतलब फोबिया, डर लगना, ठीक है। हाइड्रो मतलब पानी, तो ये जो लॉन्ग चेन होती है ना, ये वाटर से डरती है, ठीक है, मतलब वो वाटर रिपेलेंट होती है, वाटर से दूर भागती है। तो ये जो आप देख रहे हो ना लंबी चेन, ये किसमें डिजोल्व हो जाएगी, ऑयल में, पानी में नहीं, तो पानी से बहुत डर लगता है। और जो आयोनिक हेड है, मतलब ये आप जो देख रहे हो ये वाला, ठीक है, ये जो आयोनिक हेड है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब कि लवर, ठीक है। ये पानी से बेहद प्यार करता है, तो ये वाटर लवर होता है, तो इसके लिए पानी के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये चेन आपको पूरी सोप में नजर आती है।
अब सर क्लींजिंग इफेक्ट कैसा होता है? देखो क्लींजिंग इफेक्ट में ऐसा है ना बेटा कि जो डर्ट होती है, डर्ट में ऑयल आ गया, ग्रीस आ गया, वो हमारे क्लोथ्स पे अवेलेबल होता है और वो ऑर्गेनिक नेचर में होता है। ओके, और ऑर्गेनिक होता है इसके लिए पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, इसके लिए उसको हम सिर्फ ऐसे पानी से वॉश करें तो वो निकलने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, सोप मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं, जो पानी में आप उसको सरफ को या साबुन को डिजोल्व कर लेते हो थोड़ा सा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सोप के, वो आपस में एक दूसरे के साथ एक झुंड बना लेते हैं। ठीक है, उस झुंड को अपन बोलते हैं क्लस्टर। वो झुंड ऐसे बनाते हैं, ध्यान देना, वो झुंड ऐसे बनाते हैं जहाँ पे हाइड्रोफोबिक, मतलब कि जो पानी से दूर भागता है, वो है ना डर्ट के इर्द गिर्द जमा हो जाएगा। ठीक है, तो जो हाइड्रोफोबिक है वो पानी से दूर भागता है। ओके, और जो हाइड्रोफिलिक है वो पानी की तरफ भागेगा। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप अरेंज देमसेल्व्स इन द मिसल फॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं मिसल फॉर्मेशन, और वो शर्ट पे जो भी गंदगी है उसको वो क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। तो देखो ये रहा अपना Na+, है ना, तो ये पानी से दूर भागता है ना, तो ये दूर की तरफ है। और ये पूरी की पूरी चेन, ये पूरी की पूरी चेन जो है वो, सॉरी, Na+ पानी को पसंद करता तो उसकी तरफ जा रहा है। जो ये हाइड्रोकार्बन की चेन है वो पानी से दूर भागती है, इसके देखो वो डर्ट, ये ऑयल ड्रॉप जो है, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, ये ऑयल ड्रॉप जो है वो उसके साथ जो है वो क्या कर रही है, चिपक रही है। इस तरीके का पूरा क्लस्टर बन जाता है, उसको अपन बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। ये मिसल जो है वो पानी के अंदर रहते हैं पार्टिकल्स, और एक सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं, मतलब कि झाग वाला बड़ा सॉल्यूशन बना लेते हैं, और इस तरीके से जो डर्ट है उसको ट्रैप करके अपनी तरफ पूरा खींचते हैं। सो द वेरियस मिसल प्रेजेंट इन द वाटर डू नॉट कम टुगेदर। अच्छा, अभी यहाँ पे एक तो नहीं बनेगा, ऐसे न जाने कितने ये झुंड बनते होंगे पानी के अंदर, तो आपस में तो अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बट हर एक मिसल जो है वो डस्ट को, पार्टिकल को अपनी तरफ ट्रैप कर लेता है, और इस तरीके से हम कपड़ों को इजीली पानी के थ्रू जो है वो वॉश कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्केमेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। अच्छा, इसके मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं क्या, चलो थोड़े से मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ, मिसल फॉर्मेशन के कीवर्ड्स। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप कि सोप मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये कीवर्ड्स याद करना, फिर खुद ही स्टेप में बना देना ऐसा हो तो ये सोप मॉलिक्यूल्स हैं वो सराउंड में होते हैं किसके, डर्ट के। ठीक है, उसके बाद जो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक किसके साथ अटैच हो जाएगा, वो अटैच होगा डर्ट के साथ। ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक है वो अटैच हो जाएगा किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है वो डर्ट जो है वो ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, डर्ट गेट्स ट्रैप्ड इन मिसिल। ठीक है, मिसिल के अंदर वो ट्रैप हो जाता है। जो वाटर है, ठीक है, जो भी वाटर सॉल्युबल है वो क्या कर लेंगे, वो एक पूरा का पूरा स्पेयर फॉर्मेशन कर लेंगे। ये स्पेयर पूरा दिख रहा है ना सर्कल शेप में, ठीक है, तो पूरा स्पेयर जो है वो स्पेरिकल शेप में पूरा फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इस तरीके से जो डर्ट है वो कपड़ों से निकल जाती है, बट वो पानी के अंदर सस्पेंडेड रहती है। सस्पेंडेड इसका मतलब कि पानी में दिखती है अपने को। ठीक है, डन। तो सस्पेंड इन द वाटर या फ्लोट इन द वाटर, और इस तरीके से हम लोग उसको इजीली वॉश कर लेते हैं। ठीक है, दैट्स वाई वो पानी हम गिरा देते तो पूरी डर्ट पूरा निकल जाता है, तो फिर से वो क्लोथ पे नहीं लगता है, तो इजीली वॉश्ड अवे विथ वाटर। ठीक है, तो इस तरीके के आपके कुछ कीवर्ड्स है, इसको आप दिमाग में रख दोगे तो आपको पूरा आंसर खुद ही फ्रेम कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, ड्रॉ द स्केमेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का आपको डायग्राम बनाना है और बताना है कि ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है इसके अंदर। देखो, ब्लड सर्कुलेट करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स अवेलेबल हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है वो करता है आर्टरीज और वेन्स के थ्रू। ठीक है, और हार्ट जो है वो एक पंपिंग ऑर्गन है, वो पंप करता है पानी के लिए, उसके लिए। ह्यूमन जो है उस हमारे में, ठीक है, एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है, उसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, जहाँ पे हार्ट जो है वो रिसीव करेगा ब्लड को 2 बार फॉर द कंप्लीट राउंड ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, इसके लिए हम लोगों को ऑक्सीजनेटेड
और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना ज़रूरी हो जाता है। दैट्स वाई ब्लड 2 बार हमारे हार्ट के अंदर आता है। ठीक है, अब क्या होता है ना, प्रोसेस में होता कैसा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, वो ब्लड के बॉडी के सेल्स में से कैरी किया जाता है बाय द वेन्स। कौन से वेन्स? सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा के थ्रू। और वो कहाँ पे आता है? राइट आर्ट्रियम में आता है। फिर ये राइट आर्ट्रियम से कहाँ पे जाएगा ब्लड? ठीक है, कहाँ पे जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू द ट्राइकस्पिड वेल्व। वहां से पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड जाएगा लंग्स में, और वहां पे वो क्या हो जाएगा? प्योर बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन से कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा। ओके, और वहां से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू द बाइकस्पिड वेल्व, और उसके बाद वो लार्जेस्ट आर्टरी दैट इज एयोटा में जाकर, ठीक है, पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सिंपल ब्लड सर्कुलेशन है। डन। अब बेटा मैं आपको इसका फ्लो चार्ट बता देती हूँ इजी तरीके से। अब इसको अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत जल्दी लर्न भी हो जाएगा। तो जैसे अपन बोल रहे हैं कि सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा है? ये कौन लेके आ रहा है? सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा। ठीक है, ये कहाँ पे लेके आ रहे हैं बेटा? ये लेके आ रहे हैं उसको राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से वो बेटा कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में। और इनके बीच में एक वेल्व है, देखो ये है राइट आर्ट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में ये वेल्व है, ये वाला। इसको कौन सा वेल्व बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वेल्व। मतलब कि ऐसे तीन तरीके से जो है वो खुलता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल्व होता है ऐसे करके, ऐसे मर्सिडीज वाले साइन की तरह होता है ये। तो 3 इससे खाने बनते हैं। तो थ्रू ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, फिर ये ट्राइकस्पिड वेल्व से राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा किसमें? लंग्स में। अब लंग्स में कौन लेके जाएगा उसको? उसको लेके जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी। जो आर्टरी लंग्स के साथ कनेक्टेड होती है उसको पल्मोनरी कहते हैं। ठीक है, और ध्यान देना कि यही एक पूरे पूरे बॉडी में यही एक आर्टरी है जो गंदा खून कैरी करती है। वरना सारी सारी आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड कैरी करती है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। अब लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाके वो ब्लड क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड, मतलब प्योर हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा पल्मोनरी वेन में। ठीक है, अब ये अकेला इकलौता ऐसा वेन है जो प्योर ब्लड कैरी करता है, वरना सारे सारे वेन्स जो है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं। अब ये पल्मोनरी वेन से, ठीक है, कहाँ पे आया? लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पे कौन सा वेल्व है? बाइकस्पिड वेल्व। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा एओटा में, और एओटा से कहाँ पे जाएगा? सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, आप इसको पूरा सिर्फ 2 बार भी लिख दोगे ना फ्लो चार्ट को, तो आपका आंसर क्लियर है। तो जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट बोला वो सारे फ्लो चार्ट में, तो फ्लो चार्ट के थ्रू आप खुद का स्टेटमेंट खुद ही फ्रेम कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लेते क्या है। व्हाट इज लिम्फ, हाउ इट इज फॉर्म्ड एंड ट्रांसपोर्टेड एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ इट। ठीक है, तो लिम्फ क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। सो लिम्फ जो है वो एक कलरलेस लिक्विड है। लिम्फ एक कलरलेस लिक्विड है जो बेसिकली प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स जब वो इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाते हैं, ठीक है, एस्केप हो जाते हैं इन द टिश्यू, तो तब ये सारे के सारे एक लिक्विड फॉर्म कर लेते हैं। लिम्फ जो है वो तब फॉर्म होता है जब प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड ऊजिस, ठीक है, ब्लड में से जो प्लाज्मा जो लिक्विड है वो निकल जाता है थ्रू द कैपिलरी वॉल्स एंड आ जाता है उसके टिश्यूज के अंदर। लीवर और डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो 80% बॉडी में लिम्फ प्रोड्यूस करते हैं। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो पूरा जैसे ब्लड का पूरा नेटवर्क होता है ना हमारे पास, कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स का, उस तरीके से इसका भी पूरा का पूरा नेटवर्क होता है। इसको हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, और ये बिल्कुल ब्लड वेसल्स की तरह ही दिखते हैं। लिम्फ जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, दैट इज टूवर्ड्स द हार्ट विद द हेल्प ऑफ द, अब उसके लिम्फ के इर्द गिर्द जो भी आर्टरीज है ना वो पंप होती हैं, तो वो पंप का प्रेशर इस पे भी लगता है। ठीक है, और इसके लिए वो मसल्स में से निकल के हार्ट की तरफ जाता है।
फंक्शन क्या है? फंक्शन उसका ये कि न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सप्लाई करता है ब्लड उन जगह पर जहाँ ब्लड नहीं पहुंच पाता है, और WBC इस लिम्फ में जो है वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से हमको बचाती है, विच एक्ट एज एन इम्यून सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। Dhiren, sitting near the window of his classroom, is able to read the letters of his textbook clearly but unable to see the number of plate of the parked car at 30 feet. ठीक है, तो उसके क्लासरूम के विंडो बैठा हुआ है, तो टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है वो दिख पा रहा है, बट उसके क्लासरूम के बाहर एक कार पार्क है, उसका वो नंबर प्लेट नहीं दिख पा रहा है। कैन यू सजेस्ट द नेम ऑफ हिज आई डिफेक्ट? यस, ये डिफेक्ट कौन सा है बेटा? मायोपिया, जिसको हम लोग नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। जो भी एक बंदा इस डिफेक्ट से पीड़ित होता है, उसको दूर की चीज़ें, ठीक है, दिख जाती हैं, बट नज़दीक की चीज़ें, सॉरी, उसको दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं और नज़दीक की चीज़ें जो है वो इजीली दिख जाती हैं। ओके, तो इन मायोपिक आई द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना, नॉट एट द रेटिना। तो इसमें होता क्या है ना कि जो इमेज है वो एक्चुअली बननी चाहिए रेटिना पे, एक हेल्दी ह्यूमन आई की रेटिना बनती है, तो अगर मायोपिया है तो इमेज रेटिना से पहले बनती है, ठीक है, रेटिना पे नहीं बनती है। फिर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है यहाँ पे स्टेट द कॉजेज और उसका रेमेडियल डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो कॉजेज ऐसा है कि इसमें क्या होता है ना कि जो आई लेंस है, आई लेंस क्या हो जाता है बेटा? आई लेंस जो है वो एक्सेसिव कर्व हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कर्व्ड हो जाता है, और आई बॉल जो है वो क्या हो जाता है बेटा? इलोंगेटेड हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली समझो ये अपनी मायोपिक आई है। ठीक है, तो मायोपिक आई तो देखो इमेज कहाँ बना? यहाँ पे बना, इसको हमें करेक्ट करना है यूजिंग द कॉन्केव लेंस। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर? एक्चुअली बनना कहाँ पे चाहिए था? यहाँ पे, दिस इज अ रेटिना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कॉन्केव लेंस जो है वो लगा दे रहे हैं ताकि इमेज यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो एक्चुअली जो ये आई बॉल है ना, ये पहले छोटा है, देखो आप थोड़ा सा डिस्टेंस देख लेना, इसका ये डिस्टेंस और इसका ये डिस्टेंस, ठीक है, ये ज़्यादा है, तो ये आई बॉल क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है ना कि इमेज जो है वो आगे बन जाती है रेटिना पे, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो मीट कर नहीं पाती ना वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट? देखो ओवरलोडिंग तब होती है जब बहुत सारे डिवाइसेस आप एक ही साथ, ठीक है, सिंगल सर्किट में ज्वाइन कर लेते हैं, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करवा रहे हो आप उसको, तो जिसकी वजह से ओवर हीटिंग हो जाती है और कई बार उसमें से फायर भी कॉज हो जाता है। अब बेसिकली पहले तो आपको ये ज़रूरी है कि आप ये देखो कि आपका जो सर्किट है ना उसमें कितना वॉट पावर वो अज्यूम कर सकता है। तो नॉर्मल टिपिकल हमारे पास सर्किट होते हैं 15 एम्पियर 20 एम्पियर वाले होते हैं। ठीक है, 15 एम्पियर या 20 एम्पियर में हाई हाई आएगा, और उसके अलावा एंड 5 एम्पियर वाले आपको देखने को मिलते हैं फॉर द ट्यूबलाइट्स एंड ऑल दैट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हाई वोल्टेज वाले जो होते हैं ना, ज़्यादा मल्टीपल हाई वोल्टेज अप्लायंसेस सेम सर्किट में अवॉइड करो प्लगिंग करना। उसके अलावा जो आपके पास डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो इंश्योर करो कि वो करंट का जो लिमिट है उससे ज़्यादा ना करंट को ले पाए। इंश्योर करो कि जो फ्यूज़ है ना वो हमेशा कैसे कनेक्टेड हो? सर्किट में कनेक्टेड हो, क्योंकि फ्यूज़ जो है वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट कर लेता है। अगर ज़्यादा करंट, सेफ लेवल से ज़्यादा करंट अगर फ्लो होता है तो उसको कट कर लेता है, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग और ओवरलोडिंग से अपन प्रिवेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम अकर्स फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल टू द हायर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, लोअर से हाई की तरफ जाता है, एंड विच इज अ यूनिडायरेक्शनल। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसी तरीके से सर्वाइव करते हैं। सन इज द मेजर सोर्स, ठीक है, सन जो है वो मेन सोर्स होता है एनर्जी का। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम वो 10% रूल को फॉलो करता है। ठीक है, अब जो एनर्जी है वो एक्चुअली प्रोड्यूस की जाती है बाय द ऑटोट्रोप्स, जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो 100% एनर्जी को यूज करते हैं ड्यू टू द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है जब वो सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे चलती जाती है। ओके, और कोई भी एनर्जी को रिवर्ट बैक करके उसको सेव करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पे देख लो बेटा, ये आपको चार्ट बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये चार्ट में आप देखो किस तरीके से, नाउ प्राइमरी प्रोड्यूसर 100%, ठीक है, सन की एनर्जी डायरेक्टली जा रही है। अब जब उसको प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, मतलब कि गाय भैंस गोट, ठीक है, ये जब खाते हैं तो 100% का 10% जो होगा वो ये लेके जाएंगे। फिर जब इनको सेकेंडरी कंज्यूमर खाएंगे, ठीक है, जैसे कि लायन वगैरह आ गए,
तो वो 1%, 10% में से कितना कितना पास हो रहा है उनके अंदर, 1%। 10% का 10% कितना होगा, 1% होगा ना, 1%। जब उसको थर्ड लेवल कंज्यूमर खाएंगे, ठीक है, तो 1% मतलब 0.1% आया, कितना आया, 0.1% जा रहा है उसके पास। और जब एक्सेप्ट लाइक एपेक्स प्रीडेटर्स, मतलब जैसे वल्चर होते हैं, ईगल होते हैं, अब जब वो खाते हैं ना, तो उनके पास सिर्फ 0.1% एनर्जी पास होती है, ठीक है। तो इस तरीके से 10% एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है बेटा, कम होती जाती है। तो इस तरीके से जो एनर्जी है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, लोअर टू अपर की तरफ जाती है, और कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और उसको सेव और सिक्योर करने का कोई और चांस होता ही नहीं है। तो इस तरीके से आप एनर्जी का फ्लो बता सकते हो। डायग्राम बनाओगे तो बहुत बेटर रहेगा समझाने में, क्योंकि डी सेक्शन है तो उसमें डायग्राम काफ़ी इम्पेक्ट करता है। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश कर लिया हमारा पेपर नंबर 3। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। कैसा लगा वीडियो जरूर जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।